अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरावानी। माजी में हमने देखा कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त वज़ारत बैनुल सूबाई राब्ता पर खासी तनकीद की गई। सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध को पानी ना मिलने का मामला भी उठाया गया और ख़ास तौर पर जो खेलों में मुसलसल एक नाकामी सामने आ रही थी उस पर भी कई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। जो एथलीट्स थे उनको वो सहूलियात फ़राहम नहीं की गई तो भी जो मुतल्लिका वज़ीर थे उस वक्त फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा थी, उन पर तनकीद की गई। ये मामला सेनेट और कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी सामने आया, लेकिन अब PDM की जो एक इत्तेहादी हुकूमत है उसमें जो वजारत का एक अहम किरदार है, सूबों के जो खदशात हैं, जो कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन प्रोविंसेस, क्या वो ख़त्म हुआ है? और उसके साथ साथ क्या जो खेलों के मैदान में पाकिस्तान को एक ओलंपिक्स की अगर बात करें, जो मेडल हमने माजी में जीता, उसके बाद क्या वजूहात हैं कि अब तक पाकिस्तान जो है वो मेडल नहीं जीत सके? इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसानुर रहमान मदारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मदारी साहब। अभी आपने देखा कि जैसे मैंने जिक्र किया, माजी में बड़ी तनकीद भी होती रही है। आप क्या समझते हैं कि आप वज़ीर हैं बैनुल सूबाई राब्ता के, क्या चैलेंजेस आपने देखे हैं कि आपकी वजारत को दरपेश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी ऑन योर शो नादिर साहब। जी, चैलेंजेस तो आपको पता है कि हर उसमें होते हैं, और राइट नाउ जब मिनिस्ट्री टेक ओवर की उसमें ज़्यादा उस चैलेंजेस फेडरेशंस के थे, आपस में उनकी फंडिंग के थे। और जैसे कि आपको मालूम है, जो इस वक्त हमें जो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, दैट इज़ द बजट स्लैश कट 50% हम पे जो लगा है, उस पे हम पे बहुत ज़्यादा चैलेंज उस पे हमें सामने आ रहे हैं कि जी हम किस तरह हम सोच रहे हैं कि अपने आप को गौर करें कि जिस प्रोजेक्ट्स हैं या जिस जो अपनी फेडरेशंस हैं दे आर परफॉर्मिंग वेल, तो उनको हम फंडिंग की जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जी। तो एक कम्युनिकेशन गैप बड़ा होता है। आपको याद होगा कि माजी में आप ही की हुकूमत है सिंध में, वो हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती रही है कि सिंध को पानी का जो अपना हिस्सा है वो नहीं मिलता। तो आप समझते हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं सिंध के? ये अभी तक दूर तो नहीं हुए। वो तो बलूचिस्तान भी कहते हैं हमें कम मिलता है, सिंध कहते हैं हमें कम मिलता है। दैट मैटर रिलेट्स टू, पहले हमारी मिनिस्ट्री में था CCI, दैट वाज पार्ट ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, बट नाउ इट्स अनदर डिवीजन, सेपरेट डिपार्टमेंट हो गया। तो ये मैटर उधर रेज होता है, CCI में लेके जाते हैं जी। तो सेक्रेटेरिएट आप समझते हैं कि फ़ाल हो गया या अभी काम रहता है? बिल्कुल हो गया जी। तो आपने जब ये जानने से पहले आपने क्या देखा कि खामी कहाँ पे थी? जो सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, बलूचिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, दीगर सूबों के भी, अगर पानी सिंध चला जाए तो पंजाब के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते थे। तो आपने क्या देखा कि वो एक खामी जो है वो कहाँ पे थी? जी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही था, क्योंकि मैं जब था, मैं स्टैंडिंग कमेटी का इसका मेंबर भी था, इसका मेंबर भी रहा हूँ। हमेशा सिंध वाले कहते थे कि हमें पानी कम मिल रहा है, पानी हमारे हिस्से से, हमारा हिस्सा पंजाब लेके जा रहा है। बलूचिस्तान वाले कहते थे कि जी हमें भी कम मिल रहा है, हमारा हिस्सा सिंध लेके जा रहा है। हम कहते हैं हमें तो कम मिल रहा है अपना हिस्सा, हमारे से तो पंजाब कम हमें दे रहा है। तो बीइंग अ पंजाब, बीइंग अ बिगर लार्जर प्रोविंस, बीइंग अ बिगर ब्रदर, तो हमने तो हमेशा ही कहा कि जी आप जिसका जितना हकूक है उसको देना चाहिए। तो बतौर वफाकी वज़ीर आप समझते हैं कि कभी पंजाब को उसके हिस्से का पानी नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला उनको जी, क्यों नहीं मिला? उनको मिला, उनको पंजाब को मिला। बल रोना तो यही था कि पंजाब हमसे ज़्यादा पानी लेके जा रहे हैं, सिंध और बलूचिस्तान से ज़्यादा लेके जा रहे हैं। तो वो सिंध और बलूचिस्तान का हिस्सा था, या आप समझते हैं कि उन्हीं का हिस्सा था और उनको मिल रहा था, सिंध और बलूचिस्तान को नहीं मिल रहा था? जब तक मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था, मुझे तो ये मालूम था कि हम कहते थे कि जी पंजाब ज़्यादा हिस्सा लेके जा रहा है, सिंध का हिस्सा भी लेके जा रहा है, और बलूचिस्तान भी, वो भी उनका भी ये रोना होता था। फिर उनकी एक सब कमेटी बना दी गई थी, तो उसके बाद तो फिर वो हुकूमत ही चली गई। तो अभी जो नई कमेटी, आई डोंट नो कौन कौन उसके मेंबर्स हैं जी। मदर साहब, अभी एक बड़ा जो इशू है वो ये भी है कि 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन आप देख लें, आप दीगर जो इवन स्पोर्ट्स आप देख लें, हेल्थ आप देख लें, वो सूबों को ट्रांसफ़र हो गए, पावर्स अब उनके पास हैं। एग्जैक्टली। तो आप क्या समझते हैं बतौर वफाकी वज़ीर, 18वीं तरमीम के बाद आपको कहाँ कहाँ चैलेंजेस दरपेश हैं? अल्लाह का शुक्र, हमें तो कोई चैलेंज दरपेश नहीं है जी। हमें अपनी जो मिनिस्ट्री के मुताबिक, हमारे जो हैं, इट्स अ ह्यूज मिनिस्ट्री आफ्टर 18th अमेंडमेंट, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, इट्स अ ह्यूज मिनिस्ट्री। इस पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, मैं थोड़ा आपको बता दूँ उसके बारे में। इसके बाद हमारे पास है फेडरल लैंड कमीशन, हमारे पास है। उसके बाद पाकिस्तान वेटरनरी काउंसिल हमारे पास है। आपका गन एंड कंट्री क्लब हमारी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो भी हमारी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उनकी नोटिफिकेशन हम करते हैं। उसके बाद जी आपका आ गया कहते हैं, आपको मैंने बताया, ये ह्यूज, इट्स अ ह्यूज मिनिस्ट्री।
इसमें खाली DTS हमारे पास है, डिपार्टमेंट टूरिज्म सर्विसेज, जो आपके इस्लामाबाद के जितने होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और ट्रैवल एजेंट हैं, इनके हम लाइसेंस रिन्यू करते हैं हर साल। उसके बाद आपका GB है, ये हमारे अंडर आता है, IPC के अंडर आता है। सो इट्स अ ह्यूज मिनिस्ट्री जी। तो आप समझते हैं, जैसे माजी में आप भी पार्लियामान में मौजूद थे जब तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जाता था कि 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट की मज़ीद ज़रूरत है, तो आप एग्री करते हैं कि 18वीं तरमीम में है तरमीम? मैं एग्री नहीं करता इस चीज़ से। अच्छा, जो हेल्थ और एजुकेशन से मुतल्लिक इशूज़ हैं, आप समझते हैं कि वो वफाक का उसमें किरदार नहीं होना चाहिए? सूपों के जो आपने 18th अमेंडमेंट में सब ने एग्री करके प्रोविंसेस को दे दिए, जब आपने पावर्स प्रोविंसेस को दे दिए तो दैट्स द प्रोविंशियल सब्जेक्ट, उनको करना चाहिए। तो मदर साहब, अभी आपने जिक्र भी किया कि PCB भी आपके अंडर आता है, दीगर जो स्पोर्ट्स के आपने जिक्र किया, आप क्या समझते हैं कि आपकी वजारत का PCB के ऊपर कितना कंट्रोल है? लेकिन PCB के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, उनके नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं या उनके ऑडिट होते हैं, हमारी मिनिस्ट्री का हम कराते हैं। दूसरा, उनके कोई क्वेश्चंस को या सेनेट में या उनके नेशनल असेंबली में, सो वी आर मिनिस्ट्री आंसर्स द क्वेश्चंस ऑन देयर बिहाफ। और अगर स्टैंडिंग कमेटी है जो IPC की, अगर वो बुलाना चाहे तो आ जाते हैं, सेनेट की अपनी है वो बुलाएं तो आ जाते हैं। बट ये है कि जब रमीज़ राजा साहब से, तो उनसे ज़रा कम्युनिकेशन गैप था। जैसे नजम सेठी साहब हैं, इनसे बड़ा बेहतरीन कम्युनिकेशन है। और मतलब रमीज़ राजा साहब तो मतलब ही नेवर यूज्ड टू बॉदर टू कॉल बैक। अच्छा जी, कब कोई काम होता था मिनिस्ट्री रिलेटेड या कोई काम PCB से होता था, बस मीटिंग में 3-3 4 दिन कॉल बैक करने की बॉदर भी नहीं करते। सेठी साहब का ये है कि कोई काम होता है, बिजी होते हैं तो घंटे बाद कॉल बैक आ जाती है या मैसेज कर देते हैं, मैंने मीटिंग, आपका जो काम है मुझे मैसेज कर दे, व्हाट्सएप कर दें, सो आई लुक इनटू इट। तो मतलब ये है कि उनसे कम्युनिकेशन गैप था, इनसे कम्युनिकेशन नहीं, हमारा ज़बरदस्त चल रहा है सेठी साहब के साथ। तो बतौर वफाकी वजीर आपको कॉल बैक भी नहीं करते थे? नहीं करते थे रमीज़ राजा साहब जी। अच्छा जी। और मैसेजेस का जवाब भी नहीं? मैसेज का जवाब नहीं, नेवर यूज्ड टू बॉदर जी, उनको बॉदर। आपने कभी गिला नहीं किया उनसे? मैंने तो गिला नहीं किया, स्टैंडिंग कमेटी में एक बार उनको बुलाया था एंड आई वाज नॉट हियर, आई वाज अब्रॉड, तो उनको बस स्टैंडिंग कमेटी बड़ी सख्त उनसे सवाल हुए, तो उस पर वो बड़ा फिर मुझे उन्हें गिला दिया, मेरे साथ बड़े सख्त सवाल है। मैंने स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, सब वो तैयारी करके आते, आप भी अपनी तैयारी करके आते, आप उनको सवालों में जवाब देते, बट दे वर सम डिफिकल्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय सम मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स टू मिस्टर रमीज़ राजा, तो उस पर थोड़े वो हो गए थे। अच्छा, तो मदर साहब आप क्या समझते हैं कि क्या वजह थी कि रमीज़ राजा साहब जो है वो एक वफाकी वजीर को रिप्लाई तक नहीं करते थे? बस किसी की उसको बैकिंग थी, जैसे वैसे उस पोजीशन में बैठा हुआ था। वो तो खान साहब थे। आप समझिए जिसकी बैकिंग थी, खान साहब के अलावा भी कोई हो सकती है इनकी बैकिंग उनको। अच्छा जी, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से थी। आप समझदार हो, खुद समझ रहे हैं, अभी मैं क्या बोलूँ। अच्छा, तो फिर उसको हटाने में आप समझते हैं कि वो भी पीछे हट गए थे? नहीं, उनके बेसिकली देखिए जी, देखें अगर जब एक हुकूमत चली जाती है, इनको अपॉइंट किया था, पैटर्न चीफ होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, दैट्स ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। बाहर के मुल्कों में देखें, जैसे अगर वो हुकूमत जाती है, बंदा खुद ही रिजाइन कर देता है। बिल्कुल। इनको चाहिए, इमरान खान की हुकूमत चली गई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, इनको चाहिए तो खुद ही रिजाइन कर देते हैं, बट ही डिडंट रिजाइन। लेकिन जहाँ तक वो लिंगर ऑन करते गए, हमने बस वो जब उसका PCB का कॉन्स्टिट्यूशन 2014 का हमने जब वो बहाल किया तो ऑटोमेटिकली ही वाज रिमूव्ड। लेकिन जहाँ तक मुझे याद आता है वो 4 महीने चेयरमैन रहे थे PCB के। तो इस दौरान आपने कम्युनिकेट किया था, उनको कहा गया था कि आप रिजाइन कर जाएं या कुछ? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा उनको आप रिजाइन करें। हुकूमत ने कभी नहीं कहा उनको आप रिजाइन करें, बट उनको खुद एक बंदे का होता है कि जब हुकूमत ही रही, पुराना प्राइम मिनिस्टर था, ही वाज द वन हु अपॉइंटेड मी एज अ चेयरमैन PCB। अभी नया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आ गया, ही इज द पैटर्न चीफ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो खुद ही रिजाइन कर देता है। वो बंदा लेना चाहते हैं तो खुद ही बंदा। लाइटर नोट, आपको कोई सिफारिश भी आई थी हुकूमत से? आपसे मुराद हुकूमत है कि राजा साहब को जो वो रहने दिया जाए? नहीं, कोई सिफारिश नहीं। अच्छा, तो उनको हटाने का फैसला भी हुकूमत का अपना है? हुकूमत का। अच्छा, तो मदर साहब अभी PSL भी चल रहा है, आप समझते हैं कि PSL में आपकी वजारत का कितना किरदार है, कितना आपने सपोर्ट किया है और कहाँ कहाँ चैलेंजेस आपको दरपेश है? हमने देखा कि पंजाब में एक बड़ा इशू था सिक्योरिटी का, खास तौर पर कराची में बड़े अच्छे मैचेस हुए, तो कहाँ कहाँ चैलेंजेस आप समझते हैं कि पेश आए? देखिए, इसमें डायरेक्ट हमारा कोई ताल्लुक नहीं है हमारी मिनिस्ट्री का PSLs के साथ कि भी हम कोई करें उनको रोल। हमारा वजीर रोल था, इधर तक रोल था कि बीइंग अ कैबिनेट मेंबर, समरी हमारे पास है, इनको भी VVIP सिक्योरिटी जब अप्रूव कर दे, हमने अप्रूव करके भेज दी। और बाकी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद कर रहा है इनका। हाँ, ये था कि जी बीच में इनका कोई प्रॉब्लम होता गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ, देवर आस्किंग देम सम मनी कि हमें पैसा दे सिक्योरिटी की मद में, और
फिर उन्हें कहा नेगोशिएशन हुई, शायद कामयाब हो गए। उन्हें कहा अगर आप हमसे पैसा मांगेंगे हम सिंध कराची शिफ्ट कर देंगे मैचेस, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध फ्री सिक्योरिटी दे रही है, दे आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जी। ये इशू हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अमिकेबली सॉल्व हो गया वो इशू। तो अभी आगे आप क्या देख रहे हैं कि अभी आगे क्या पाकिस्तान में आप कौन से मैचेस लाएंगे, क्या होगा, कोई स्ट्रेटजी आपने तैयार की है पीसीबी के साथ मिलके? मैंने फिलहाल तो ये पीएसएल जब से सेठ साहब हैं पीएसएल में उसमें फिर उनके पास मैंडेट है 90 डेज का। ओके। ये फिर एक्टिंग आए हैं टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इन्हें इलेक्शन कराने, अभी इनका इलेक्शन कमीशन अपॉइंट हो गया, तो इन्हें इलेक्शन कराने रीजनल और जो भी पीसी पे कॉन्स्टिट्यूशन है जो जैसा कहता है, तो मैंने इतना खास कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो नहीं है, तो वो जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके मुताबिक इन्हें इलेक्शन कराने 90 डेज के अंदर इन्हें सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर जो होगा वो फिर नाम आएंगे, फिर वो पीएम साहब की मर्जी उसको अपॉइंट किया चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। मदर साहब, हमने माजी में देखा आप ही के पार्टी के वजीर आजम थे गिलानी साहब, और उस वक्त क्रिकेट डिप्लोमेसी बड़ी थी। अभी हम देख रहे हैं कि भारत के साथ हमारी तिजारत बंद है, टॉक्स बंद हैं, तो आप समझते हैं कि माजी की उसी रिवायत को आगे ले जाना चाहिए, क्रिकेट डिप्लोमेसी शुरू होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए राजा साहब, क्यों नहीं चाहिए। स्पोर्ट्स को कभी भी आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व न करें। जैसे कि मैं आपसे पहले अर्ज कर रहा था कि अभी कुछ बल्कि महीना डेढ़ पहले हमारे पास एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप हुई है, उसमें इंडिया की टीम आई थी बेसबॉल की। इट वाज अ ह्यूज डेलीगेशन, 30 बंदों डेलीगेशन था उनका। फिर मैंने यही अपने मीडिया के दोस्तों को रिक्वेस्ट की कि आप इनको कवरेज दें, ताकि कल को ये बहाना न बनाए कि जी हम अपने क्रिकेटर्स को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। भाई जब आपकी बेसबॉल की टीम आ सकती है विद अ ह्यूज डेलीगेशन ऑफ मेंबर ऑफ 30 पीपल, तो आप क्रिकेट टीम क्यों नहीं आ सकती आपकी पाकिस्तान खेलने के लिए? और 3-4 दिन यहाँ रह के गए एंड अनफॉर्चुनेटली दे लॉस्ट। तो क्या वजह है फिर क्रिकेट शुरू क्यों नहीं हो पा रही? हमारे साइड से हम तो कहते ही आए, हम तो खेलने को तैयार हैं। इंडियन साइड वो कहते हैं रिलेक्टेड है, हम तो कहता भाई हम तो तैयार हैं। सिक्योरिटी का इशू है या पॉलिटिकल है? नहीं, पॉलिटिकल है जी। सिक्योरिटी क्या इशू है? माशाल्लाह अभी आप पीएसएल देख नहीं रहे, फॉरेनर प्लेयर्स भी आए हैं उसमें। काफी फॉरेनर प्लेयर्स हैं, उनको वीआईपी की सिक्योरिटी मिल रही है, हर जगह जा रहे हैं। मुल्तान में खेला है, पिंडी में खेला है, कराची में खेला है, लाहौर में खेला है, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। बस वो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है और वो जो है। तो मज़हर साहब, आप कोई ऑफिशियली कोई दावत देंगे इंडियन क्रिकेट टीम को कि वो पाकिस्तान आए, फिर अगर लाहौर में नहीं तो कराची में वो मैच खेलें? अगर हमारी जरूरत पड़ी तो क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह इंटरफेयर करेंगे। अगर हमारे उनको पीसीबी में रिक्वेस्ट करता है चेयरमैन पीसीबी, तो हम थ्रू फॉरेन ऑफिस उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं जी। ठीक है मज़हर साहब, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मज़हर साहब, हमेशा ये भी एक तनकीद की जाती है जब भी आप किसी इदारे का सरबराह लगाते हैं तो उस पर बड़ी तनकीद, वो फिर सियासी हो या इवन आप सोशल मीडिया पे देख लें। हाल ही में आपने देखा, जैसे हमने जिक्र भी किया कि रमीज़ राजा साहब को हटाकर आपने नजम सेठी को लगाया, तो आप समझते हैं कि रमीज़ राजा को हटाने का फ़ैसला दुरुस्त था? जी, रमीज़ राजा साहब को हटाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। और क्योंकि जो पीएसएल कामयाब हुई है, ये नजम सेठी साहब का जो पहले जब रहे थे, उनका ब्रेन चाइल्ड है, यही लेके आए थे पीएसएल को। और अभी जो माशाल्लाह आप देख रहे हैं पीएसएल 8 जो इतनी कामयाबी भी से हो रही है, इट्स एफर्ट ऑफ द नजम सेठी साहब। तो ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि अगर पीसीबी है तो उसमें कोई प्रोफेशनल बंदा होना चाहिए? रमीज़ राजा साहब ने हमेशा क्रिकेट खेली है और वो क्रिकेट को जानते भी हैं। रमीज़ साहब थे जब चेयरमैन थे, उन्हें अपने लिए 14 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवाई थी। अच्छा जी, कि चेयरमैन को खतरा है। तो स्टैंडिंग कमेटी में सवाल पूछा गया, जब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद बुलेट प्रूफ में घूमता है तो बाहर की टीमों कहता है पाकिस्तान में क्रिकेट खेलो, तो वो क्यों आके खेलेंगे? अच्छा, वो सवाल तो उठाएंगे कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद बुलेट प्रूफ में घूम रहा है और बाहर की टीमों को इन्वाइट करा पाकिस्तान में क्रिकेट खेलो। तो उसका कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने? नहीं, उन्होंने जवाब दिया। तो नजम सेठी, आप समझते हैं कि उनको क्रिकेट का तो तजर्बा नहीं है, लेकिन पीएसएल बड़ा कामयाब जा रहा है, तो सेठी साहब आगे भी कामयाब जाएंगे? क्योंकि अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो एक वो शख्स हैं जिन्होंने हमेशा क्रिकेट खेली है और दूसरे शख्स हैं नजम सेठी साहब, तो इनमें आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? देखिए जी, बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि इफ़ यू आर गुड क्रिकेटर तो यू शुड बी अ गुड कोच और यू शुड बी अ गुड चेयरमैन। इस तरह पे इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दें, उसको ज़्यादा वर्ल्ड कप जीता है तो इसको फिर इसी को बना देते, इमरान खान को बना देते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, इसको लगा दें। इट डज नॉट मीन दैट यू आर अ गुड
player that you should be a good coach or you should be a good मतलब चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो कोई भी प्रोफेशनल बंदा लग सकता है। सेठी साहब प्रोफेशनल का है। तो मदर साहब आप क्या देख रहे हैं कि जब रमीज़ राजा साहब थे पीसीबी के चेयरमैन, जैसे आपने बुलेट प्रूफ का जिक्र किया, वैसे कौन कौन सी खामियां थी हैं जहां पे आप समझते हैं कि रमीज़ राजा साहब ने ये फैसले गलत किए जो कि उनको नहीं करने चाहिए थे? देखिए जी, उसमें एक तो काफ़ी इनके हैं ऑडिट में, काफ़ी ऑडिट में इनके वो हैं फ्लॉज हैं, वो भी इनका ऑडिट हो रहा है पीसीबी का, हम करा रहे हैं। ओके। उसमें काफ़ी हमें मतलब आए महसूस हुआ कि घपले हैं, और वो हम उसका ऑडिट हो रहा है। भी ऑडिट की फाइनल रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वाज ही अ बेटर और आइदर ही इज़ अ बेटर वन। कितनी रकम के आप समझते हैं कि घपले हो सकते हैं? वो करोड़ों में ही है जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको पता है ठीक ठाक है, इसके पास फंडिंग है, तो करोड़ों में। तो रमीज़ राजा साहब ने तो जो बिजनेसमैन है उनसे भी मुलाकातें की थी, उनसे भी फंड्स लिए थे और उन्होंने खुद स्टैंडिंग कमेटी को ब्रीफिंग भी दी थी। तो आप समझते हैं कि वो रकम जो है पीसीबी ने इस्तेमाल नहीं की बल्कि वो ज़ाती तौर पर इस्तेमाल की गई? ज़ाती पीसीबी के फंड से इस्तेमाल हुई। जो भी ने कोई लीक कराई थी कोई वुमेन की, हाँ। वो पीसीबी के फंड से हुई थी जी। कोई मतलब इनको लेट सपोज इनको अगर आए थे 2 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए मिले थे, उन्हें से ऊपर खर्च किए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फंडिंग से खर्च हुए। तो मदर साहब आप क्या देख रहे हैं कि हमने जो एक स्टैंडिंग कमेटी अटेंड की थी उसमें यह भी कहा गया था कि ये पीसीबी का मामला भी नैब को भेजा जाए, तो आप समझते हैं कि रमीज़ राजा साहब के खिलाफ भी नैब इंक्वायरी करे? फिलहाल जी ऑडिट की रिपोर्ट है, फिर पता चलेगा। ऑडिट की रिपोर्ट है कि इसमें क्या है। हाँ, हाँ। तो अभी इस वक्त आप देखें कि हॉकी हो गया, स्क्वाश आप देख लें, उसमें क्या वजह है कि पाकिस्तान जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा? देखिए जी, हॉकी का मसला है कि हॉकी के मेरे से पहले जो मिस्टर साहिबा थी, उनने था एक कोच था एक्मैन, और वो नीदरलैंड्स का था, उन्हीं ने उसको अपॉइंट किया था, हॉकी फेडरेशन वो सब ने इनके। एंड यू वोंट बी आपको इमेजिन नहीं होगा कितना उसको पे कर रहे थे। वी वर पेइंग हिम $10,000 पर मंथ, $10,000 को पर मंथ पे कर रहे थे। आने जाने का खर्चा, बीमार हो जाए उसका रहना सहना सारा कुछ हमारे ऊपर था। अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट है रिन्यू होने के लिए, मैंने रिन्यू नहीं किया। मैंने कहा व्हाट इज योर परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस की जीरो है। पाकिस्तान हॉकी टीम कहाँ थी, कहाँ से कहाँ चली गई। मैंने कहा मैं सर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करता। तो मुल्क में ये जो क्रिकेट में या इवन खेलों में नाकामी है, बतौर वफाकी वजीर आप क्या समझते हैं कि जिम्मेदार कौन है? देखिए इसका जिम्मेदार कोई, स्पोर्ट्स इटसेल्फ हैव बिकम कमर्शियल। जितनी भी स्पोर्ट्स है सारी कमर्शियल हो गई हैं, कमर्शियल की तरफ जाती हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। अभी जैसे हमारे पिछले दिनों मैंने बुलाया था हमारे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, तो अभी हमने उनके इलेक्शन कराए। ये हारून मलिक साहब थे जो फीफा के एनसी के चेयरमैन हैं, उनको मैंने कहा इलेक्शन कराएं। उन्हें 15 मई को कहा कि जी हम इलेक्शन करवाएंगे। अभी तक इलेक्शन हो ही नहीं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के। अभी से फुटबॉल लीग जैसा क्रिकेट लीग चल रही है पीएसएल, किस तरह? क्योंकि इसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व है। लोग देखते हैं कि क्यों स्पोर्ट्स आस्ता आस्ता कमर्शियल होती जा रही है जी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। हर कोई अपनी टीम बनाना चाहता है, फ्रेंचाइज बनाना चाहता है, और उनको पता है कि जी इसमें एक्टिविटी होगी और हमें पैसा मिलेगा। तो स्पोर्ट्स है बिकम कमर्शियल जी। स्पोर्ट जितनी भी स्पोर्ट्स है, अभी क्रिकेट में क्यों ज़्यादा ग्लैमर है या चार्म है? क्यों बहुत ज़्यादा इसमें कमर्शियल हो गई, टीवी राइट्स, ये राइट, एडवर्टीजमेंट, इधर प्लेयर्स को देखें। आपका मैं बताऊँ, जैसे किसी को पता ही था अरशद नदीम कौन है पहले जी। बिल्कुल। जब उन्हें जेवलिन जीता, अपना कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता जेवलिन के अंदर, लोगों को यही पता नहीं था पाकिस्तान के अवाम को कि जेवलिन भी कोई गेम होती है। उसे वहाँ भी गोल्ड मेडल जीता। देन अगेन ही वन अ गोल्ड मेडल इन कुनिया इन इस्लामिक गेम्स इन टर्की, वहाँ भी वो जीत के। जब से वो जीता है उसको पर लोगों को पता चला भी ये भी एक प्लेयर है पाकिस्तान का, उभरता सितारा है जो अपना जो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत सकता है। तो उसको देखे अब टीवी में इश्तिहार मिलना हो गया, एडवर्टाइज देना है, अभी वो आ रहा है, तो उसको मिल रहा है जी। लेकिन मदर साहब ये भी आप देखें कि इदारों के अंदर जो एक क्रिकेट की अपनी टीम्स थी उस पर रमीज़ राजा साहब के दौर में पाबंदी थी, नजम सेठी साहब ने वो बहाल कर दी। तो आप समझते हैं कि ये फैसला दुरुस्त है या इससे डिपार्टमेंट्स वो जी हमने समरी मूव की थी और रिक्वेस्ट की था पीएम साहब को। इट वाज काइंड ऑन द पीएम साहब के पार्ट पे, उन्हें फिर बहाल के सारी डिपार्टमेंट्स जो स्पोर्ट्स है सारी हमने बहाल करवाई थी। क्योंकि एथलीट्स की काफ़ी वो थी कि जी इमरान खान थे, उन्हें विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन सारे डिपार्टमेंट खत्म कर दिए थे। लेकिन हमने कहा जी प्लेयर है, अगर लेट्स सपोज वो इतने हाईएस्ट लेवल पे नहीं पहुंचता, कम से कम उसको डिपार्टमेंट से उसको स्पॉन्सर या उसको पगार तो मिलती है, सैलरी की जॉब तो उसकी हो जाती है। अभी जरूरत नहीं है जी पाकिस्तान लेट्स सपोज क्रिकेट टीम है, अभी सारे के सारे जितने कितने लोग पाकिस्तान के अवाम क्रिकेट खेलते हैं, अभी सारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चले जाएं, जाहिर बात है जो अच्छा खेलेगा हो जाएगा। तो आप इसे समझते हैं कि इदारों की कारकर्दगी मुतासिर नहीं होगी? अगर नहीं,
तो अभी आप इससे हटके देखें, जैसे हमने एथलीट्स का जिक्र किया, तो माजी में हमने देखा है कि उनको ट्रेनिंग हासिल करने के पैसे तक नहीं होते थे, बाहर जाने तक के पैसे नहीं होते थे। तो क्या मुल्क में जो भी एक उभरता हुआ एक टैलेंट है, आपकी वजारत क्या उनको ये तमाम सहूलियात मुयसर कर रही है? बिल्कुल, हम कर रहे हैं एथलीट्स को, हम उनको मतलब जो एथलीट्स के जो उनके हैं प्रॉब्लम्स हैं हम सॉल्व कर रहे हैं। और हमें पता है ये एथलीट जो है आगे जाके पाकिस्तान का झंडा ऊपर करेगा, गोल्ड मेडल जीतेगा या सिल्वर या ब्राउन जो भी जीते, लेकिन मतलब पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। हम उसको बिल्कुल स्पॉन्सर करते हैं, उसको जो प्रॉब्लम होती है, इश्यूज होते हैं, हम उसको देखते हैं और वी ट्राई टू हेल्प दैट एथलीट स्पेसिफिकली जी। तो मदर साहब, आपने भी सुना होगा, बड़ी तनकीद भी होती है कि आपके इस वजारत में बैठे हुए वजीर पर बड़ा दबाव भी होता है। मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं उनके हाथों। माजी में हमने देखा कि यह भी सामने आया कि वजीर जो है वो ब्लैकमेल भी होते रहे हैं। अभी ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि जो ओलंपिक्स एसोसिएशन है उनके सरबराह गुज़िश्ता 15 साल से एक ही हैं। ये मामला सेनेट कमेटी में भी उठा 20 साल से। तो ये क्या वजह है कि वो अभी तक बैठे हुए हैं? देखिए जी, जनाब आरिफ साहब 20 साल से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के बिल्कुल प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह चेंज किया, इस तरह बना दिया कि बस वही बैठे रहेंगे। अच्छा। बट अभी मैंने सुना है शायद वो कह रहे हैं कि जी आई वोंट कॉन्टेस्ट। जिस तरह अकरम साई साहब है वो भी पिछले उनके भी 2 टेन्योर पूरे हो गए, क्योंकि हर इनके पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान एथलेटिक्स का अपना है, उसके बाद हमारे पास 42 फेडरेशन है, हर फेडरेशन का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। और मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन में यही होता है कि भी आप 2 बार प्रेसिडेंट रह सकते हो, उसके बाद ही रह सकते हैं, मोस्टली जो मैंने देखे हैं। लेकिन कुछ फेडरेशन ऐसे भी हैं जहाँ शुरू में हमें प्रॉब्लम हुई कि जी उधर 3 मतलब फेडरेशन हैं, बॉडी बिल्डिंग है उसकी 3 फेडरेशन हैं। वो कहते हैं जी हम जेन्युइन है, वो जेन्युइन नहीं फेडरेशन, वो कहते हैं हम जेन्युइन है, वो कहते हैं हम जेन्युइन है। तो उसमें हमें फिर प्रॉब्लम होती है। हम कहते हैं क्योंकि इट्स नॉट ओलंपिक गेम नहीं है, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम हो रही है कि भी कौन सी फेडरेशन जेन्युइन है। हम कोशिश हमारी ये होती है उसी फेडरेशन को हम रिकॉग्नाइज करें जिसकी ओलंपिक उसको इंटरनेशनल ओलंपिक जो है कमेटी उसको रिकॉग्नाइज करती है। हम उसी को हम कहते हैं उसी को हम रिकॉग्नाइज करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, बिकॉज व्हेन दे गो अब्रॉड उनको हमारी एनओसी चाहिए होती है बाहर जाने के लिए, तो हम उसी फेडरेशन को देते हैं जी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या एसोसिएशन के साथ जो रिकॉग्नाइज है जी। तो ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आप समझते हैं इसमें वजारत का कोई इनपुट नहीं था? मशवरा नहीं, मिनिस्ट्री का इनपुट कोई नहीं होता जी। हर फेडरेशन का अपना ही होता है, उनके जो अपने हैं उनका ही होता है। इसमें मिनिस्ट्री का कोई फेडरेशन की उसके डायरेक्ट इनपुट नहीं होता। मदर साहब एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। 20 साल से जो शख्स बैठे हुए हैं बतौर वजीर, आप क्या देख रहे हैं? उनकी कारकर्दगी 20 सालों में कितनी अच्छी रही है, बेहतर रही है? देखिए हर एक का एक टाइम होता है। आई थिंक जनरल साहब इज सर्व्ड इन द आर्मी एंड नाउ फिर 20 साल इधर भी रहे। आई थिंक इट्स टाइम टू ऑनरेबल, अगर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट ना करें, किसी नए यंग ब्लड को आने दें, तो आई थिंक दैट विल मच ही परफॉर्म मच बेटर। तो ये आप मशवरा देंगे कि वो इस दफ़ा कॉन्टेस्ट ना करें इलेक्शन? मेरा मशवरा यही है, बाकी उनकी अपनी मर्जी है जी। आपकी कोई मुलाकात हुई है उनसे? हाँ जी, मेरी मुलाकात हुई है। तो आपने ये सवालात या तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखे हैं कि इवन जो एसोसिएशन उससे मुतल्लिक भी ये सवालात उठाए जा रहे हैं? जी, मैंने डायरेक्टली इनको तो नहीं कहा कि जी आप कॉन्टेस्ट करें कि ना करें इलेक्शन, आप यू आर हियर फॉर लास्ट 20 इयर्स एंड इज़ अ वेरी काइंड गाय। बट एक होता है जी एज फैक्टर भी होता है, एज फैक्टर भी होता है। तो एज फैक्टर यही है कि जी एज फैक्टर अगर वो ही थिंक्स दैट ही इज फिट फॉर द जॉब, देन आई थिंक शुड कंटिन्यू। बट 20 साल हो गए, बहुत टाइम हो गया। किसी यंग ब्लड को मौका दें, किसी और नए को लेके, ताकि वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बने और पाकिस्तान के एथलीट्स को या पाकिस्तान के ओलंपिक को आगे लेके जाए। लेकिन हम देखें कि हॉकी तो अपनी जगह, लेकिन हम फुटबॉल में भी आगे नहीं आ पा रहे। फुटबॉल का जो हमारा मसला ये है कि हमारे पहले तो आपको पता होगा फीफा हाउस वाला मसला होता, उस पर कब्जा हो गया था, फिर कब्जा गवर्नमेंट ने विकेट कराया, उसकी वजह से पाकिस्तान का फुटबॉल में बैन लग गया था। जब हम आए तो फिर हमने उसको कोशिश की बैन रिमूव कराया, क्योंकि जब हाउस विकेट हो गया लाहौर वाला तो फीफा ने फिर वो बैन तो हटा दिया, लेकिन फीफा ने भी हमारी फंडिंग रोकी हुई है। हमारे तकरीबन कोई 15 से 16 मिलियन US$ हैं। अच्छा। और जो हर साल डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट में देते हैं, पता नहीं 50,000 के 60 के 17,000 US$ देते हैं, फीफा देता है। अब डेवलपमेंट फॉर द प्लेयर, जो स्टेडियम बनाए, वो भी हमारी रोकी हुई है। उसमें फीफा ने कहा कि जी आप अपने इलेक्शंस करें, उसकी ने बना दी फीफा ने एक NC नॉर्मलाइजेशन कमेटी, इसको हेड करें हारून मलिक साहब।
तो जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया कि उस दिन मैंने उनसे मेरी 2-3 बार मीटिंग हुई, फिर मेरी मीटिंग हुई अपनी एशिया के हमारे जो प्रेसिडेंट है, मैं उधर बहरीन भी गया मिलने के लिए उनसे, शेख सलमान बिन खलीफा। उस वक्त कतर वर्ल्ड कप करीब था, मतलब 15-20 दिन रह गए थे, उन्होंने कहा उसके बाद मैं इसको टेकअप करूँगा। पिछले कोई 3-4 साल से इलेक्शन नहीं करा, 2019 से अपॉइंट हुए, तो ये इलेक्शन नहीं करा है, बट डिले इन्हें 3 बार अंडरटेकिंग भी दी है हारून मलिक साहब ने, मैं कराऊंगा इलेक्शन। लास्ट इनकी अंडरटेकिंग थी कि इस साल मार्च में इलेक्शन वुड बी कंडक्टेड ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। हम खाली ये चाहते हैं जो मर्जी है, हमारा कोई नहीं है, जो आपका इलेक्ट्रिक कॉलेज है जिसको मर्जी इलेक्ट करे, ABCD जो मर्जी आ जाए, हमारी मिनिस्ट्री इज जस्ट सपोर्टिंग, हम आपको सपोर्ट करेंगे ताकि आपके इलेक्शंस हो फेयर एंड फ्री, फीफा का एक रैप आ जाए, वो बैठ जाए, ताकि हमारी जो फंडिंग है, ये प्लेयर्स के पैसे रुके हुए हैं, ताकि वो हमें मिले, हम उनके डेवलपमेंट पे लगाएं प्लेयर्स के। आपको पता है लिलियारी के लोग हैं, वो बेहद पसंद करते हैं फुटबॉल को, कोयटा के लोग हैं, वो बहुत पसंद करते हैं फुटबॉल को। अभी पिछले दिनों मेरे पास आए हुए थे अर्जेंटीना के एम्बेसडर, वो कह रहे थे कि जी हम फीमेल कोचेज़ लेके आ रहे हैं अर्जेंटीना से 1 महीने के लिए, कराची की लड़कियों को और कोयटा की ख़वातीन हैं, उनको जो बच्चियाँ खेलने की शौकीन है फुटबॉल की, उनको ट्रेनिंग देंगे। सो मेरे पास है, मैंने कहा मैं आपको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की फैसिलिटीज हम चार्ज करते हैं, लेकिन आई विल गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट। उनका बच्चों का रहना खाना पीना वील बेयर द कॉस्ट। आप भले ही कोचेज़ को लेके, वो 2 या 3 फीमेल कोचेज़ लेके आ रहे हैं, या 1 महीना ट्रेनिंग कराएंगे बच्चियों को। कराची और कोयटा के, कराची कोयटा जो मतलब पूरे करेंगे कि भाई जो बच्चियाँ जिनको शौक है फुटबॉल खेलने का, तो उनको हम इधर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में इधर उनको ठहराएंगे, वो कोचेस भी इधर 1 महीना होंगी पाकिस्तान के अंदर, उनको ट्रेनिंग वगैरह कराएंगे। लेकिन एक तनकीद ये भी होती है कि पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट सामने नहीं आ सकता। जब फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन हो जाएंगे, फिर फेडरेशन का काम है, उनको पता चलेगा भी ये बच्चा टैलेंटेड है, ठीक है, ही इज फिट फॉर पाकिस्तान फुटबॉल टीम, या ये बच्ची जो है शी इज टैलेंटेड एंड शी इज फिट फॉर पाकिस्तान वुमेन्स फुटबॉल टीम। वो तो फेडरेशन फिर करेगी ना जी। मिनिस्ट्री तो खाली हम गाइडलाइन दे सकते हैं, वी कैन बी सपोर्टिंग, वी कैन सपोर्ट देम ओनली, ये फिर फेडरेशन का काम होता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बाबर आजम पर तनकीद की जाती है, बतौर वजीर आप समझते हैं कि बाबर आजम ठीक जा रहे हैं या अभी उनकी कारकर्दगी इतनी बेहतर नहीं है? गुड प्लेयर जी, अच्छा प्लेयर है, अच्छा खेलता है, और जाहिर बात है जी, यू कांट एक्सपेक्ट एवरी डे कि भाई जब बाबर आजम फील्ड में जाए तो सेंचुरी मार के, कभी उसका दिन होता है इज इन फॉर्म तो बंदा खेल लेता है। यू डोंट एक्सपेक्ट अ प्लेयर टू बी ऑल द टाइम बी एट हिज बेस्ट, एट हिज पीक। होता है कभी प्लेयर्स को इंजरी होती है, कभी किस साइकोलॉजिकल माइंड से जा रहा होता है, इसलिए आई थिंक इज डूइंग वेल। मदर साहब, जैसे हर हुकूमत पर यह तनकीद होती है कि उन्होंने मुख्तलिफ इदारों में सियासी भर्तियाँ की हैं, इसी तरह आपने देखा होगा कि वक्तन ब वक्तन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो खिलाड़ी शामिल किए जाते हैं उन पर भी तनकीद होती है। आप समझते हैं कि माजी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिफारिश पर कुछ लोग जो हैं उनको शामिल किया गया? माजी में हाँ जी, कुछ लोगों को माजी में शामिल किया गया है, बट दे वर नॉट फिट फॉर द जॉब। लेकिन अब जो है, जो प्लेयर्स आ रहे हैं, आई थिंक इट इज़ द सिलेक्शन कमेटी, द सिलेक्टर्स, दे डिसाइड कि भी किसकी क्या परफॉर्मेंस है, किसी क्या परफॉर्मेंस नहीं है जी, दे शुड डिसाइड इट। तो माजी में किसके दौर, रमीज राजा साहब के दौर में या उससे पहले? उससे पहले जी। अच्छा, तो अभी आप समझते हैं कि सिफारिश का कल्चर नहीं, अब नहीं है जी। अच्छा, तो अभी हमने देखा कि सिंध में अभी तो शाहनवाज दानी है क्रिकेट में, बाकी भी आप समझते हैं, आपका अपना ताल्लुक सिंध से, आप समझते हैं वहाँ पर टैलेंट है, कुछ लोग और भी आ सकते हैं? हाँ जी, टैलेंट है, क्यों नहीं है, टैलेंट है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अगर आप टैलेंट हंट के लिए, अभी उस दिन मेरे पास यू वुड बी सरप्राइज, मेरे पास एक लड़का है देरा बुक्टी से। अच्छा, इज़ अ फास्ट बॉलर, देरा बुक्टी से है, फास्ट बॉलर है। मुझे मेरे पास रिक्वेस्ट की, फिर मैंने सेठी साहब को रिक्वेस्ट कर दी, मैंने कहा ये लड़का जी बलूचिस्तान देरा बुक्टी पहाड़ों के इलाकों से है, एंड ये कहता है मैं बहुत अच्छा बॉलर हूँ, यंग लैड अंडर 18। ओके, मैंने कहा इसको हाई परफॉर्मेंस कैप में इसको जरा टेस्ट दिलवा दे, देख लें, अगर इसमें करंट है तो फिर आगे प्रोसीड करें। कहता है इसको मेरे पास भिजवा दें तो मैं इसको चेक करवा लूंगा। मतलब इस तरह के मेरे पास आते हैं। सेठी साहब इन दिस थिंग इज वेरी काइंड, वो कहता है आप मेरे पास भिजवा दें, हम इसको हाई परफॉर्मेंस कैप में लाहौर में डाल देंगे, हम इसको चेक कर लेंगे कि वाकई इसमें वो जील है, जिसमें वो करंट है खेलने का, अगर है तो हम इसको आगे लेके जाएंगे। लेकिन ऐसा टैलेंट तो बहुत सिंध में भी होगा, KPK में भी होगा। बिल्कुल, सिंध में मेरे अपने हल्के से हैं लोग जी। अच्छा। कोई कहता है मैं विकेट कीपर हूँ, कोई कहता है मैं बैट्समैन हूँ, मैं सबको रेफर कर रहा हूँ। लेकिन आजकल लोग बिजी है PSL की वजह से, जैसे ही PSL से फारिग होंगे तो उसके बाद सबको हम हाई परफॉर्मेंस कैप में भेजेंगे। उधर फिर ये चेक करते हैं कोचेज वगैरह कि इसमें क्या है, ये इसमें वाकई टैलेंट है, इसको हम
मोर किस तरह इसको हम क्या कहते हैं, इसके अंदर वो पॉलिश कर सकते हैं उसको प्लेयर को हम। तो हाई परफॉर्मेंस में यही होता है इनका कि इसको ज्यादा मजीद बेहतर करें, ज्यादा इसको पॉलिश करें। ठीक है मदर साहब, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मदर साहब, अब 2-3 सवाल जो है वो सियासी भी कर लेते हैं। आप PDM की जो इत्तेहादी हुकूमत है, पहले तो ये सवाल उठा कि आपको इंसानी हुकूक की वजारत मिली, फिर वो तब्दील की गई, फिर आप बैनुल सूबाई के वजीर बने, तो आप इंटरेस्टेड नहीं थे इंसानी हुकूक की वजारत में, या आप समझते हैं ये ज़्यादा अहम वजारत है? नहीं जी, इंटरेस्टेड की बात नहीं थी। बात ये थी कि वो असल में जो हमारा चेयरमैन साहब ने स्लॉट्स मांगी थी, उसमें ह्यूमन राइट्स की जो नहीं था हमारा, ये IPC मुझे मांगा था, मैंने कहा आप ये लें या वो, मैंने खुद इसमें इंटरेस्ट शो किया था। अच्छा, तो आप समझते हैं इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसमें पीपल्स पार्टी ने हमेशा ज़्यादा मुतहरिक किरदार अदा किया है? बिलावल साहब खुद जो हैं वो चेयरमैन कमेटी रहे थे, मुस्तफ़ा नवाज खोखर आपके जो पहले कोलीग थे, तो वहाँ पे आप ज़्यादा बेहतर किरदार अदा कर सकते इन ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री? जी मैं कर सकता था, लेकिन मैं टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, मुझे इतना उसमें ज़रा क्या कहते हैं समझ मुझ कम थी। अच्छा, उसमें मैं इसलिए फिर मैंने ज़्यादा ये प्रेफर किया IPC। हाँ, तो उसमें कहा मैं उधर जिधर मैं ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस शो कर सकूं, ठीक है, क्योंकि बीइंग स्पोर्ट्स लवर और हर चीज़, तो मुझे ज़्यादा इधर था कि मैं इधर अपनी परफॉर्मेंस में ज़्यादा बेहतर होगी इन दिस मिनिस्ट्री रिगार्डिंग कि भी अगर मैं वो ऑप्ट करूँ, उधर शायद मैं इतना परफॉर्म ना कर पाते। तो अभी PDM की जो हुकूमत है, हमने देखा कि बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे ज़्यादा मुआशी एक आपको चैलेंज दरपेश है। पीपल्स पार्टी नहीं समझती कि आपने हुकूमत संभाल कर बड़ी गलती की है, अपना सियासी नुकसान किया है? सर पॉलिटिक्स तो हमने नुकसान किया अपना, लेकिन ये लीडरशिप का फैसला था कि हमने अपनी सेहत कुर्बान करनी है, लेकिन पाकिस्तान को बचाना है। तो उस फैसले पे सबने लब्बैक कहा, अभी जो लीडरशिप का फैसला ठीक है। तो आप समझते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब को जो हटाया गया, डार साहब आ गए, मिफ्ता इस्माइल साहब बेहतर परफॉर्म कर रहे थे या डार साहब बेहतर कर रहे हैं? आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट जी, मैं सीधी बात इकोनॉमिस्ट तो नहीं, लेकिन हालात तो आपके सामने है। हालात देखें जी, ये बेसिकली जो हालात है दैट इज बिकॉज ऑफ, ये तो पॉलिटिक्स आप हर कोई कहेगा दे दी स्टेटमेंट, लेकिन वाकई ये जो हालात हैं ये इमरान खान के हैं कि जो इन्हें IMF के साथ जो डील की थी उन्हें उसको फुलफिल नहीं किया। वो अभी हम जाके कर रहे हैं, जो कि 2019 की डील थी। सारे एग्रीमेंट जो इन्हें पहले किए थे वो अभी हम फुलफिल कर रहे हैं उनको IMF के साथ। इन्हें बेड़ा कर तो इकॉनमी का इमरान खान कर गए, बस अभी महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है कि हमें IMF की डील के साथ चल रहे हैं, वो सारा हमारे पे लोड आ गया कि जी इनकी वजह से हुई है महंगाई। ही डिड नॉट ऑनर हिज कमिटमेंट्स विद IMF। अगर आप उनकी डील निकालें, वो तो इमरान खान की हुई, हमारी तो नहीं हुई, शौकत तरीन साहब की हुई है। तो अभी जब आप तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हैं तो वो ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं कि भाई नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलाज के लिए बाहर गए थे, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आ रहे। आप समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, मियाँ साहब को वापस होना चाहिए वतन में? सर ये फैसला उनकी पार्टी करेगी या मियाँ साहब खुद बेहतर कर सकेंगे कब उन्हें आना है कब नहीं आना, तो मियाँ साहब भी आपको बता सकेंगे बेहतर। तो वैसे बतौर सियासी एक रहनुमा के आप क्या देख रहे हैं कि नून लीग को इसका नुकसान होगा अगर मियाँ साहब बाहर हैं? तो जाहिर बात है उनके कायदे हैं, अगर उनकी लीडरशिप मुल्क से बाहर है तो फिर जाहिर बात है नुकसान होगा। तो मदर साहब अभी जो हालात हैं, सुप्रीम कोर्ट को जो है वो मुदाखलत करनी पड़ी, 2 सूबों में इलेक्शन हो रहे हैं, क्या आपको वाकई डर है कि इस दफ़ा और मौजूदा इस सूरत हाल में अगर आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो आपको नुकसान होगा क्योंकि खान साहब की मकबूलियत ज़्यादा है, या आप समझते हैं कि खान साहब कोई मकबूल नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा आपको? जी अगर मकबूलियत ज़्यादा थी तो फिर मेरे ख्याल से जब इन्हें मार्च शुरू किए थे लाहौर में, तो ये तो कह रहे थे हम 10 लाख लोग ले गए इस्लामाबाद में। आप बताएं रैली में कितने लोग थे? मेरा ख्याल है 10 लाख लोग थे। तो अब अगर 2 सूबों में इलेक्शन हो रहे हैं तो आप खान साहब को कहाँ देख रहे हैं या नून लीग को कहाँ देख रहे हैं? देखिए जी, ये हम नहीं कह सकते कि अगर PTA का वोट बैंक नहीं है, उनका भी है, लेकिन नून लीग का भी वोट बैंक है। और जाहिर बात है हमारा तो ये कोशिश है, गवर्नमेंट का फिलहाल ये कोशिश है कि हम लोगों को रिलीफ दें। जैसे आपको पता है जब हम हुकूमत में आए तो पहले तो ये फ्लड्स आ गए, तो उसमें बहुत तबाही हुई पाकिस्तान में, लोगों के घर गए, सिंध में स्पेशली और बलूचिस्तान में घर गए, फसल गई, उनके जानवर गए, लोगों की डेथ्स हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। उसमें पता नहीं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना नुकसान हुआ है। पहले तो जी ये ऊपर से फिर इकॉनमी का हमारी फर्स्ट तरजीह है कि हम इकॉनमी को किसी तरह बेहतर करें। जो प्राइस हाई कितनी ऊपर गई हुई है इसको हम थोड़ा नीचे करें ताकि गरीब लोगों को कुछ सहूलत मिले, ताकि वो 2 वक्त की रोटी घर में चैन से खा सकें। हमारा फर्स्ट हमारा यही है।
जब फ्लड आए हम लोग, मैं खुद अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 1.5 महीना बैठा रहा हूँ, जितना हमसे हो सका। और पाकिस्तान के अवाम को शुक्रिया, जिंदा दिल कौम है, लोगों ने हिस्सा भी दिया अपने जो मतलब जो लोग के पास अल्लाह का दिया कुछ बहुत था, उनको दोस्तों को फ़ोन किया, रिक्वेस्ट की, किसी ने राशन भेजा, किसी ने काइंड भेजा, किसी ने खुद मतलब चावल भेजा, किसी ने आटे भेजा, किसी ने तंबू भेजा गरीबों के लिए जो उस हालत थे फ्लड्स के दौरान। भरपूर लोगों ने मदद की, हमने खुद भी की, और सब लोग लगे हुए थे। उस वक्त इमरान खान जलसा कर रहे थे। मुझसे किसी ने पूछा, मैंने कहा जो ये जलसे पे खर्चा कर रहे हैं, हर जलसे पे एक खर्चा होता है, कितने लाखों रुपए लगते हैं, यही उठा के गरीब आवाम, पाकिस्तान के आवाम को ऊपर खर्चा कर उस वक्त मुश्किल वक्त में। मदर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे। आपने देखा कि अभी जो कश्ती उलटने का एक वाक़या पेश आया था, उसमें हॉकी के कौमी हमारे हीरो भी थी। बड़ी तनकीद हुई कि हमारे हीरोज़ जो हैं वो इतने मजबूर हैं कि उनको कमाने के लिए इस तरह बाहर जाना पड़ रहा है। तो बतौर वज़ीर आप इस वाक़े को कैसे देखते हैं? वेरी अनफॉर्चुनेट वाक़या, बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है, और होना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो हमारी कौमी हीरो भी थी, और उस तरह हुई है, उसमें कैप्साइज हुई शिप एंड शी डाइड, शी पास्ड अवे। और इट्स हाईली मतलब कि जो हमारे कौमी हीरोज़ हैं उनको कोई ना कोई इंसेंटिव देने चाहिए। जब रिटायरमेंट हो तो उनको कोई ना कोई बेनिफिट्स, इंसेंटिव देने चाहिए, अगर उन्हें इतना अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए। क्योंकि जी अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया कि इधर क्रिकेट में पैसा बहुत है, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गई है, इससे पैसा बहुत है। दो कि हमारी जो नेशनल गेम है वो हॉकी है, क्रिकेट नहीं है। हाँ, लेकिन क्रिकेट में ज़्यादा, क्रिकेट में बस ये है कि जी लोगों को शौक़ है, और उसमें अभी जैसे जेवलिन है, ये भी मतलब इसमें भी ठीक ठाक पैसा है, मतलब इसमें भी ठीक ठाक खर्चा होता है, कोचिंग शूटिंग ये वो, मतलब इधर क्योंकि कोचेस तुम्हारे पास है नहीं जेवलिन के, तो इसलिए उसमें भी मतलब आपके तो हुकूमत मुतासरा ख़ानदान की कोई माली मदद करेगी? इंशाल्लाह करवाएंगे जी, लिखेंगे इंशाल्लाह। अगर हुकूमत नहीं करे तो अपने मिनिस्ट्री थ्रू अपने जो भी हमसे वो हम करेंगे इंशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया मदर साहब। जी, एहसान मदारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।